So a very warm welcome of all the students on this online class. I hope you all are safe. So आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. देन मूविंग ऑन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. फर्दर हम पढ़ेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं. एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट के नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं ताकि हमें एक प्रोडक्ट मिले. ओके, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में अंतर क्या है. आखिर क्या फिजिकल रिएक्शन भी एक रिएक्शन है. अब फिजिकल रिएक्शन का भी मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा. फिजिकल रिएक्शन में बॉन्ड नहीं टूटते. ओके, देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बट in physical reaction there is rearranging of bonds between an atom. okay, केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं और एक नई बॉन्ड फॉर्म होते हैं ताकि हमें एक प्रोडक्ट मिले. केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते रिएक्टेंट में. काफ़ी मुश्किल है करना, रिवर्ट बैक करना काफ़ी मुश्किल है. आगे हम पढ़ेंगे कि किसी प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट कैसे बना लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में, बट इट इज डिफिकल्ट टास्क इन कंपैरिजन टू फिजिकल रिएक्शन. फिजिकल रिएक्शन में आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आसानी से बना सकते हो इन कंपैरिजन टू केमिकल रिएक्शन. ओके, फिजिकल रिएक्शन में जो भी होता है, फिजिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस आते हैं. ओके, फिजिकल चेंजेस मतलब शेप, साइज, इन चीज़ों में चेंज आता है, शेप साइज में चेंज आ जाता है. बट इन केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है. जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आया उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है. ओके, सो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. केमिकल इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस हमें पता चल गई कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें एक प्रोडक्ट देते हैं. ओके, तो मान लीजिए ए कोई एक रिएक्टेंट है, ए कोई एक रिएक्टेंट है और बी भी कोई एक रिएक्टेंट है. ए और बी आपस में रिएक्ट करें, मतलब इन ए के कुछ बॉन्ड टूटे होंगे, बी के भी कुछ बॉन्ड टूटे होंगे. इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और इन्होंने क्या दे दिया हमें, ए बी. सिमिलर एग्जाम्पल इज दिस. अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन इज लाइक दिस. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ रिएक्टेंट्स. तो जब हम लिखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब इस केमिकल रिएक्शन को या फिर केमिकल इक्वेशन को हम कैसे कंसाइज लिख सकते हैं. ठीक है, अब कुछ कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है, तो अब उनकी केमिकल इक्वेशंस को अगर हम ऐसे लिखने लग गए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन रिएक्ट विद सम अदर काइंड ऑफ रिएक्टेंट, और हमारे पास तब कोई प्रोडक्ट आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स को आपको लिखना पड़ रहा है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ ले लिया मैंने यहाँ पे, सिंबल ले लिया. ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया. मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया. तो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन आ गई जो कि एक कंसाइज फॉर्म की केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है. भाई, सो बेसिकली ऑक्सीजन का सिंबल O नहीं होता. ऑक्सीजन इज अ गैस, तो गैस को हम हमेशा O2 की फॉर्म में दिखाते हैं. ठीक है, that single oxygen is called nascent oxygen. Okay, that single oxygen is called nascent oxygen. Okay, so don't get confused that this oxygen. Okay, now moving on forward. केमिकल इक्वेशंस तो आगे आपको लिखनी. ठीक है, अब उन इक्वेशंस को बैलेंस कब बोलते हैं. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास.
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, दैट इज कि नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ओके, these are some of the steps to balance chemical equation. ठीक है, now we are going to understand कि हम chemical equation को actually में balance कैसे करते हैं by some examples. मान लीजिए आपके पास एक unbalanced formula है, जैसे कि ये हमारे पास एक unbalanced chemical equation है. ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कितने एटम रिएक्टेंट साइड में है और कितने एटम रिएक्टेंट साइड में है और कितने एटम प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, अब कार्बन के रिएक्टेंट साइड में 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 1. सिमिलरली हाइड्रोजन के 8 है और प्रोडक्ट में 2. ऑक्सीजन के यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3. अब स्टार्ट कैसे करें? बैलेंसिंग आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्रिफरेबल हम किसको यूज करते हैं? जिसके सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं किसी भी साइड. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो हम हाइड्रोजन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं बैलेंसिंग. ठीक है, अब हमने यहाँ पे बैलेंसिंग शुरू करी कार्बन से. यहाँ पे कार्बन के 3 थे, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि कार्बन के यहाँ पे आप 3 लिख देंगे. इस तरीके से नहीं होती बैलेंसिंग. यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट बाय अ नंबर. That number is called your stoichiometric coefficient. Okay, remember that you have to multiply this number by the number that is being, मतलब जितने यहाँ पे नंबर हैं उतने नंबर से आपने से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए एक चीज कि यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे भी कार्बन के 3 एटम हो गए. ठीक है, 3 यहाँ पे थे, 3 से आपने एक यहाँ पहले से, मतलब 3 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे भी 3 कार्बन के एटम हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? अब ऐसा तो नहीं है आपने इस 3 का सिर्फ कार्बन के साथ मल्टीप्लिकेशन करा है, आपने इसका O2 से भी मल्टीप्लिकेशन करा है, तो यहाँ पे 6 O2 के भी मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, तो इन टोटल प्रोडक्ट में अब कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए? 3 2 जा 6 और एक ये 7. ठीक है, तो 7 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए और अभी भी आपके प्रोडक्ट में कितने एटम है? 2. ठीक है, अब कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ें अगर हम, तो कार्बन बैलेंस हो गया. अब हम दूसरा उठा रहे हैं हाइड्रोजन. तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हम मॉलिक्यूल वाइज बैलेंसिंग कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि मैंने एक बार कार्बन बैलेंस कर लिया फिर मैंने इसको छोड़ा, मैं ऑक्सीजन पे लग गया. नहीं, मैं पहले एक ही मॉलिक्यूल्स के एटम्स को बैलेंस कर रहा हूँ. ठीक है, तो फिर अब हमने शुरू करी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग. अब यहाँ पे आप देखिए कि रिएक्टेंट में 8 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ 8 हो जाए? प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 जाए 8 होता है. तो मैंने 4 से जब इस H2 को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कितने हो गए? 8 एटम हो गए हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में तो थे ही 8, प्रोडक्ट में भी 8 हो गए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. ठीक है, अब लास्ट बचता है आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? पहले 3 और 2 ऑक्सीजन, 3 2 6 तो हमारे पास पहले से यहाँ पे थे और यहाँ पे अब 4 हो गए, तो 10 ऑक्सीजन हो गए हमारे प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, मैंने कहा ना कि आप सिर्फ हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई नहीं करते हो, इस पूरे H2O से मल्टीप्लाई हो रही है इस 4 की. तो अब आप कैलकुलेट करिए कि 4 तो यहाँ से, 4 तो इस यहाँ से हो गए इसके ऑक्सीजन के और 6 यहाँ से हो गए, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 6 और 4 10 एटम्स हो गए और यहाँ पे 2 ही हैं. तो आपको रिएक्टेंट साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप चेक करेंगे तो आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके हैं. दैट इज कि C3, यहाँ पे 3 एटम है कार्बन के, यहाँ पर भी 3 एटम है कार्बन के. सिमिलरली आपके 8 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी 8 एटम है हाइड्रोजन के.
यहाँ पर रिएक्टेंट में आपके 10 एटम है ऑक्सीजन के और यहाँ पर भी आपके 10 एटम है ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करिए तभी आपको समझ में आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, which is going to be a very interesting topic. ठीक है, so thank you and